जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 26 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 17 जनवरी 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी, कार्गो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है तो वो तृतीयक क्षेत्र का हो जाएगा। भी कौन से क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र किस में आता है भी? तो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी अगर मैं बात करूं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत और कौन कौन आता है तो बैंकिंग आ जाती है, बैंकिंग है वो भी आपकी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। और एजुकेशन है ये भी आपकी क्या है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है इसकी अगर मैं बात करूं तो कृषि आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाती है, कृषि हो गया। और उसके बाद में बात करते हैं कुक्कुट पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है वो औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को मनाया गया है। तो वो तंजौर पेंटिंग है। अभी कौन सी पेंटिंग है? तंजौर पेंटिंग है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है? तो वह तंजौर पेंटिंग है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और इनमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 19 कलमों का क्रय मूल्य है वो 16 कलमों के 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको प्रतिशत लाभ आपको बताना है। देखो भी 19 का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर है 16 के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के। अब यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो। अब ये सीपी यहाँ पे क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से सीपी अपॉन में एसपी, और ये यहाँ पे क्या है, गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये भाग में आ गया। तो यहाँ पे सीपी आपके पास में कितना आ गया, यानी क्रय मूल्य 16 रुपए है और विक्रय मूल्य 19 रुपए है। कहने का मतलब अभी 16 रुपए में खरीदा और 19 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे 3 रुपए का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हुआ? तो क्रय मूल्य के ऊपर होता, लाभ जो होगा वो क्रय मूल्य पर होगा, और क्रय मूल्य यहाँ पे 16 है ही, और इंटू आपको 100 करना है प्रतिशत निकालने के लिए। 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 25 या 75, 75/4। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 एकम 4, बचिया कितना 3, 35, 4 8 32 और बचिया कितना 3 और अपॉन में 4। तो यहाँ पे 18 सही 3/4 प्रतिशत का क्या हो गया, लाभ हो गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो 1820 के अंदर हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 2022 के अंदर हुए थे और 99 पारियों के अंदर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे। उन पेपरों को कंप्लीटली सभी पेपरों को मैंने इसी चैनल के ऊपर है वो आपको करवाया गया है। तो उनका लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के उन क्लासों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में एक भ्रष्टाचारक निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले कुप्रबंध के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो वो है लोकपाल, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक पदाधिकारियों द्वारा
किए जाने वाले कुप्रबंध के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो वो झांसी में करते हैं भी, यानी जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क है, जो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, वो कहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो झांसी के अंदर करते हैं भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, वो बताना आपका बसंत, सर्दी और शरद। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वर्षा यानी ये ऋतु के प्रकार है भी, ये ऋतु के प्रकार है। तूफान है वो इसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है, तो नाम हो जाएगा सोफिया, यानी फीमेल रोबोट। अभी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप है वो 24 है। समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। परिमाप आपको दे रखा है 24, तो यहाँ पे 3 भुजाएं होती है तो 3 का भाग लगा दो, तो यानी प्रत्येक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अब √3/4 इंटू 8 यानी भुजा स्क्वायर, 4 एकम 4 और 4 2 8, 8 2 16, तो 16 √3 आ जाएगा भाई, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित को हल करना। आपको हल करना तो पहले आपको छोटा ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो 6 एकम 6 और 36 सिक्के कितने होते हैं, 216 होता है, 36 बार कट गया ये। अब 36 है, जैसे ही अपन छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है भी, तो 36 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 72। 72 माइनस में 51, तो 72 में से 51 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भी, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21 बचेगा। और फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है 3 प्लस करोगे तो 21 और 3 कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। यानी ये इतना जो आपके पास में सॉल्यूशन आया है, इसका मान आपके पास में कितना आ गया, तो इसका मान आपके पास में 24 आ गया। अब यहाँ पे आपको सोल्व करना है ये सोल्व करना है, तो यहाँ पे 36 को क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का निशान है बीच में, और 6 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 24 के साथ में 6 का गुणा कर दो, तो ये हो जाए 24 2 और 12 और 2 14, यानी 144। और 36 चौका कितना होता है अभी, 144 होता है, बीच में निशान किसका, माइनस का, तो 144 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा अभी, 0 बचेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, यहाँ पे कुल्लर को भोजन कहा जाता है और भोजन को गुलाब कहा जाता है, और गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है। तो आदमी क्या खाएगा फिर, तो आदमी तो भोजन खाता है, और भोजन खाता है तो यहाँ पे देखो भी भोजन को गुलाब, तो आदमी गुलाब खाएगा। गुलाब खाने की चीज नहीं होती भी, गुलाब है वो खाने की चीज नहीं होती है, देने की चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर भी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो भोजन है, भोजन को गुलाब बोला जाता है, और आदमी खाएगा भोजन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, भोजन को बोला क्या गया, गुलाब। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको x का मान बताना है भी, x का मान बताना है, तो इन सभी को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में x, ठीक है, माइनस का निशान। अब इनको जोड़ो भी, इनको जोड़ोगे तो जो प्लस प्लस का है ना उसको एक साइड में जोड़ लो, 4 और 2 6, यानी 6 आ गया, 4 और 2 6, 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.06 आ जाएगा भाई, 1.06। और माइनस का आपके पास में क्या है, 0.42। अब 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा भी, 6 है उससे 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और उसके बाद में इधर सेंसिल लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 6 बचेगा, यानी 0.64 बच गया, 0.64 बच जाएगा। अब उसके बाद में 0.64 यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का निशान है अभी, तो माइनस का माइनस का हो जाएगा 0.64, और बराबर में आपके पास में ये देखो 4 है तो 4 का 4 रख दो। अब देखो भाई 0.64 है, माइनस का 0.64 है, तो 3 यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का ये 64 है, तो 3 में से 0.64 और माइनस कर दो भी, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से 6 जाएगा 3,
और उसके बाद में 2.36 आ जाएगा। 2.36 है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, फिर इस 4 से माइनस हो जाएगा भी, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2.36। 4 माइनस 2.36 तो 4 से 2.36 है, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6, और उसके बाद में 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ जाएगा 1.64। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का एक उदाहरण है? तो हिमालय है वो एक क्या है? वलित पर्वतों का उदाहरण है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, यहां पे इसने बोला है भी एक्स ने 1,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया, ठीक है। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। तो इस संपूर्ण लेनदेन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या फिर हानि आपको बताना है। अब देखो भी, एक्स ने 1,50,000 रुपए के अंदर है वो कार खरीदी थी, ठीक है, और उससे 5% लाभ के ऊपर है। 5% लाभ, तो 1,50,000 का 5% लाभ आप ज्ञात करोगे तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 और 15 5 75, यानी 7500 रुपए के लाभ के ऊपर है वो किसको बेच दिया? वाई को बेच दिया। वाई का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? तो 0,057, यानी 1,5, यानी ये हो जाएगा 1,50,000 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये आ जाएगा 1,57,500 रुपये में किसने खरीदी है कार को? वाई ने खरीदी है। अब वाई ने 2% हानि के ऊपर, अब वाई है वो 2% हानि के ऊपर वापस किसको बेच देता है? कार एक्स को बेच देता है। तो यहाँ पे 1,57,500 का आपको क्या करना पड़ेगा? 2% निकालना पड़ेगा। अभी 2% निकालो तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 1 और 2 5 10 और 1 11 और 2 1 2 और 1 3, यानी 3150 रुपये। 3150 रुपये माइनस करोगे तो यानी एक्स ने उस कार को कितने में खरीदा? 3,150 रुपये इसमें से माइनस कर दो भी, तो 3,150 रुपये इसमें से माइनस करोगे तो 0 5 और 4 में से 1 गया तो 4 में 1 गया 3 और ये 4, ये आ जाएगा 1,54,350 रुपये में खरीद लिया। 1 लाख, एक्स ने उस कार को 1,54,350 रुपये में खरीदा, ठीक है। अब आपको बताना है भी इस संपूर्ण लेनदेन के अंदर है वो आपको ये बताना है भी एक्स को प्राप्त लाभ या फिर हानि। एक्स को प्राप्त लाभ या फिर हानि, एक्स ने स्टार्टिंग में कार कितने में खरीदी थी? तो 1,50,000 रुपये में खरीदी। फिर उसने क्या कर दिया? 7500 रुपये के लाभ के ऊपर है वो वाई को वापस बेच दिया। फिर वाई ने क्या कर दिया? वापस है वो यहाँ पे वाई ने वापस 2% की हानि पर, 2% की हानि के ऊपर है वो किसको बेच दिया? एक्स को बेच दिया। अब वापस 2% की हानि के ऊपर बेचा तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स को 2% का लाभ हुआ। अगर ली उतने में वापस बेच देता तो न तो हानि होती न लाभ होता। अगर ज्यादा में बेचता तो इसका मतलब है वो उसको लाभ होता, और कम में बेचा है तो उसका मतलब हो गया भी उससे कम में बेचा है। यानी कहने का मतलब ये है भी एक्स और वाई है, पहले एक्स ने वाई को बेचा फिर वाई ने एक्स को वापस बेच दिया। अब इसने इसको बेचा फिर इसने इसको बेचा, तो यहां पे जब वाई ने वापस एक्स को बेचा था ना तब 2% की हानि के ऊपर बेचा था। अब इसने तो 2% की हानि पे बेचा था, लेकिन एक्स का ये क्या हो गया? एक प्रकार से लाभ हो गया। एक प्रकार से क्या हो गया? ये लाभ हो गया। अब लाभ हो गया, 2% की हानि है कितनी? 3150 रुपए की, तो वही यहां पे हो जाएगा भी। तो एक्स का लाभ कितना हो जाएगा? तो 3150 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। जो उसकी हानि है वो एक्स का लाभ है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहां पे आपको दे रखा है भी त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और कोण एसीबी के समद्विभाजक, इसमें एक त्रिभुज बनाता हूं मैं इस प्रकार से। ये आपका एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ये ए, ये बी और ये सी है। अब इसमें ए बी सी यानी बी में समद्विभाजक और सी से समद्विभाजक है वो बिंदु ओ पे मिलते हैं। इस प्रकार समद्विभाजक समान समान द्विभाजक यानी दो समान भागों में डिवाइड करता है ये।
और ये पॉइंट आ गया ओ, आपका ओ पर मिलते हैं। और इसने बोला भी कोण BAC यानी ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यहां पे कोण BOC की माप आपको बतानी है, तो BOC यानी इसकी माप आपको बतानी है। अब आपको पता है भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C, अब इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब समद्विभाजक का मतलब हो गया अभी ये कोण है वो दो बराबर भागों में बंटा हुआ है, ये कोण है वो दो बराबर भागों में बंटा हुआ है, ये कोण भी दो बराबर भागों में बंटा हुआ है, ठीक है, दो समान भागों में बंटा हुआ है। तो अब इसमें 60 डिग्री का तो ये है ही, 60 डिग्री का तो ये है ही, 60 इसमें से निकाल दो, 60 इसमें से निकालोगे तो 120 डिग्री बचेगा। 120 डिग्री का मतलब हो गया भी ये जो कोण C और कोण B ये दोनों मिलाकर के कितने डिग्री के होंगे, 120 डिग्री के होंगे। कोण B और कोण C पूरा है वो 120 डिग्री का है। अगर इनका भी आधा हुआ एक प्रकार से, यानी कोण B का भी आधा हो गया और कोण C का भी आधा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे में से आधा कर दें यानी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का मतलब ये हो गया अभी 60 डिग्री ये नीचे वाला 60 डिग्री यानी ये कोण B बोलो में कोण OBC और प्लस में कोण OCB, ये दोनों कोणों का मान कितना आ गया आपके पास में, 60 डिग्री आ गया। और 60 ही इसका और इसका बाहर वाले का 60 बच गया। टोटल 120 था ना, समद्विभाजक किया है यानी यहाँ पे बोला गया समद्विभाजक है, तो नीचे वाला ये और ये दोनों नीचे वाले ये कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसका और इसका तो 60 डिग्री मान है, अब इसका बताना है कितना होगा, तो 180 में से 60 घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो आपका यहाँ पे ये बड़े वाला जो कोण है ना ये कितने का है, 120 डिग्री का। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, तो माल्थस ने विकसित किया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भी। अब देखो भी इसके अंदर आपको पूछा गया भी गुणनफल के दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक है, दाईं ओर कितने अंक है। यहाँ पे देखो भी यानी ये आपका हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 5 के बाद में दशमलव है और यहाँ पे क्या है 2 के बाद में दशमलव है, तो गुणा करेंगे आपस में तो 5 और 2 7 यानी 7 के बाद में दशमलव आना चाहिए, 7 अंकों के बाद में दशमलव आना चाहिए। और दशमलव के दाईं ओर कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे देखो भी 4 का और 5 के साथ में गुणा करवाएंगे। 4 कोई भी सम संख्या का और 5 के साथ में गुणा होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक 0 आ जाता है। अब देखो भी एक तो मैं लिखता हूँ 420 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं 0.42 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भी 0.42 भी लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार से इसको आपस में आप गुणा करवाओगे तो इकाई अंक 0 आएगा तो लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हट जाएगा। 0 हटेगा तो पॉइंट के दाईं ओर है वो टोटल पॉइंट के दाईं ओर कितनी संख्याएं आई, कितने अंक आएंगे ये आपको बताना था। तो पहले तो 0 के समेत तो 7 आएंगे, लेकिन 0 पॉइंट लगने के बाद में हट जाएगा, पॉइंट लगने के बाद में हटेगा तो इसका मतलब है पॉइंट के यानी दशमलव के दाईं ओर है वो 6 ही अंक आएंगे। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 का 5 के साथ में गुणा करवाएंगे, 4 5 20 यानी 2, 4 5 20, तो इसका मतलब हो गया 2, 4 5 20, 0 आ गया ना, 0 आ गया तो इसका मतलब यहां पे इकाई अंक इसका 0 होगा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी एक्स से वाई तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर पर घंटा और 26 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है तो और यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो आपको बताना है y से z तक की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं b, x से y की ओर जाना है, एक ही दिशा के अंदर जाना है, एक की 32 किलोमीटर चाल है और एक की 26 किलोमीटर चाल है। तो सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूं, तो कितनी आ जाएगी भी सापेक्ष चाल, घटेगी क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। तो 32 में से 26 जाएगा तो 6 किलोमीटर पर घंटा है वो आपकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब सापेक्ष चाल आ जाएगी तो x से y के बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर है।
42 किलोमीटर है। अब इस 42 किलोमीटर को सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग अगर जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दूरी आपके पास में क्या है 42 है और चाल आपके पास में क्या 6 है, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर 7 घंटे लगेंगे भी, 7 घंटे लगेंगे। सापेक्ष चाल से जाए, सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग अपने समय देखा है तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, तो 7 घंटे है वो लगेगा। अब यहां पे आगे देखो इसने क्या बोला है, और यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो z से y तक की दूरी कितनी होगी, z से y तक की दूरी कितनी होगी। तो इसके अंदर है वो अपन, अब आपको इसमें ये निकालना पड़ेगा, जो कम स्पीड में चलने वाली जो ट्रेन है वो 7 घंटे के अंदर है वो कितनी चलेगी, यानी y से z तक किसी दूरी पर, यानी y से z तक की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो वो एक दिशा में दोनों जा रही है, दोनों ट्रेनें हैं वो एक ही दिशा के अंदर जा रही है। अब मिलेगी कब, जब ये जो तेज चलने वाली ट्रेन है वहां पे पहुंचने के बाद में, वहां पे यानी कोई बिंदु है y, उस y के ऊपर पहुंचने के बाद y या फिर z के ऊपर पहुंच जाती है, और उसके बाद में ये जो धीरे चलने वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पे ये दूरी कवर करेगी। अब इसके अंदर है वो 42 किलोमीटर की जो दूरी थी वो जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो 7 घंटे के अंदर है वो कवर कर जाती है, कहने का मतलब ये सापेक्ष चाल से। अब जो कम चलने वाली जो ट्रेन है ना वो इस 7 घंटे के अंदर कितनी दूरी कवर करेगी, वही है वो y से z के बीच की दूरी हो जाएगी भी। तो 26 को 7 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 छिके 42, 4 और 7 2 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18, तो 182 किलोमीटर की दूरी है अभी। उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 182 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तभी वो क्या है, अपने को तो ये तो बोला ही नहीं है अभी वो वापस आ रही है या फिर घूम के वापस आएगी, ये तो बोला ही नहीं है। अब यानी यहाँ से सापेक्ष चाल, ये मान लो भी यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है आपका x है और ये आपकी y है। अब इसी स्थान से x से दोनों ट्रेनें चलती है, एक तो आपकी 32 किलोमीटर के हिसाब से और एक आपकी चलती है 26 किलोमीटर के हिसाब से। अब ये जो आगे जाने वाली ट्रेन है यानी इनकी जो सापेक्ष दूरी है, इनके बीच का जो गैप है वो 7 घंटे का हो जाएगा। बीच का जो गैप है वो कितने घंटे का हो जाएगा, 7 घंटे का हो जाएगा। अब बीच का जो गैप है वो 7 घंटे का हो गया। अब इस 7 घंटे के अंदर है वो ये जो आपका जो धीरे चलने वाली जो ट्रेन है वो 7 घंटे के अंदर कितना चलेगी, बीच का गैप कितना हो गया, 7 घंटे का हो गया भाई। सापेक्ष चाल हमने निकाली 6 किलोमीटर थी और 42 किलोमीटर की दूरी है वो 7 घंटे के अंदर कवर कर दिया, तो इसका मतलब 7 घंटे का बीच का गैप हो गया। अब ये जो बीच का गैप होगा ना, बीच का गैप होगा वही है वो उनके x और y और z के बीच की दूरी हो जाएगी। कोई दूरस्थ बिंदु है, यहाँ पे मान लो भी z है, ये दूरस्थ बिंदु है, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो जो कम चलने वाली ट्रेन है उसको 7 घंटे दौड़ाना पड़ेगा आपको, तो 182 किलोमीटर की आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दो कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता से दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी ये आपको बताना है। तो ये आपका ए से अनीता है और ये आपका सरिता है भी। यदि अनीता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, 120% भुगतान किया जाता है। अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। टोटल राशि कितनी है दोनों के पास में, टोटल है वो 6600 रुपये है। अब इसके अंदर एक की तो मान लो 100 किसकी मानोगे आप भी, अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान करती है, तो सरिता को मैं मान लेता हूँ 100, तो अनीता के पास में कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा भी। सरिता के पास में यानी सरिता के पास में मैंने 100 मान लिया, तो सरिता के पास में 100 है तो इसका 120 कितना हो जाएगा 120% ही हो जाएगा भी। 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, तो इस प्रकार से 120% है वो 120 ही होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे 0 से 0 काट दो, ये इसका रेशियो आ गया, तो
एक प्रकार से आप 2 से काटोगे तो 6 2 12 और 5 2 10, तो 6 अनुपात 5 आ गया। हमारे अनुसार 11, दोनों का योग 11, 11 बराबर 6600, तो 1 बराबर कितना आ गया 600। अब पूछा क्या है, तो सरिता को कितना राशि मिलेगा, तो 1 का मान क्या है 600 है, तो सरिता का रेशियो कितना है 5, तो 600 के साथ में गुणा कर दोगे 6 5 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी त्रिभुज आपके पास में एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड एक त्रिभुज है। इस प्रकार से हमने क्या है एक त्रिभुज बनाया है, ये लो। अब इस त्रिभुज के अंदर ये एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। एक्स वाई है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, और वाई जेड है वो कितना है 18 सेंटीमीटर है। एक्स डब्ल्यू जो एक्स वाई जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, कोणीय द्विभाजक है, यानी कोण को क्या करता है, ये 2 भागों में डिवाइड करता है। अब 2 समान भागों में डिवाइड करता है या नहीं करता वो अपने को पता नहीं है। द्विभाजक है, 2 भागों में डिवाइड करता है। अब कोण को 2 भागों में डिवाइड करता है, तो यानी इसका मान क्या है डब्ल्यू है भी। अब यहां पे एक्स वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलाया गया है कि वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का जो मान है वो कितना है 4:5 के अंदर है। टोटल हमारे अनुसार 9 बराबर 18, तो 1 बराबर मान कितना गया 2, तो यानी इसकी लेंथ आ गई 8 और इसकी लेंथ आ गई 10। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी ये भुजा आपको ज्ञात करनी है, ये भुजा ज्ञात करनी है। तो यहां पे एक संक्रिया लगेगी, संक्रिया क्या होगी कोणीय याद रखना, कोणीय द्विभाजक, कोणीय द्विभाजक संक्रिया। कोणीय द्विभाजक संक्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होगा भी आपको त्रिभुज लेना है पहले एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स जेड बराबर होगा वाई डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा डब्ल्यू जेड। ये कोणीय संक्रिया है, कब कोणीय द्विभाजक संक्रिया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक्स वाई का मान कितना है 12 है और एक्स जेड का मान कितना है पता नहीं, ज्ञात करना है। बराबर में वाई डब्ल्यू का मान कितना है तो 8 है और डब्ल्यू जेड का मान कितना है तो डब्ल्यू जेड का मान है 10, तो इसका वज्र गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा अभी x 8x बराबर में 120, तो x बराबर में कितना आ जाएगा तो 120 अपॉन में 8, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पे देखो भी C है, C आता है कितने पे 3 पे, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 कितने होते हैं भी 21 और 21 पे आएगा U, 6 जोड़ रहा है भी। इसी प्रकार से F आता है 6 पे 6 और 6 12, 12 और 6 18 और 18 और 6 कितने होते हैं भी 24, तो 24 पे आ जाएगा आपका X, तो UX यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद होता है भी, बिल्कुल सही बात है, सफेद होता है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों नहीं होता, भी कठोर हो जाता है। ये बोलता है कोई परिवर्तन नहीं होता, पानी में गीला होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कठोर हो जाता है भी, तो ये चीज गलत हो जाएगी, सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर बोला गया भी यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं, यहां पे देखो भी मैंने वो भिन्न मान ली x बटा वाई, मैंने भिन्न कितनी मानी है x बटा वाई मानी है। अब इसके अंश को क्या करता है, इसके अंश को 50% बढ़ा दिया गया और इसके हर को क्या कर दिया गया 80% बढ़ा दिया गया। तो नया भिन्न मूल भिन्न से जो नया भिन्न है वो मूल भिन्न का कितना होगा, नया जो भिन्न है वो मूल भिन्न का कितना होगा ये आपको बताना है। अब इसमें बढ़ाओगे तो यहाँ पे x और y है, अब इसमें बढ़ा दो प्लस 50% बढ़ाओगे तो यानी अपने आप में ये क्या है 100% है, बढ़ा रहे हो तो 50% यानी 150 और इसके अंदर है वो कितना हो जाएगा 180, तो एक प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा ये और ये बचेगा x बटा वाई और प्लस में यहाँ पे अगर इनको काटोगे तो ये 3 से कट जाए, 3 5 15, 3 6 18,
तो ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब नई भिन्न तो आपके पास में ये बनी और पुरानी भिन्न है वो ये बनी है, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा, तो नया भिन्न है वो x प्लस में 5 अपॉन में y प्लस में 6, ये नया भिन्न है। वो मूल भिन्न का कितना है, तो मूल भिन्न का कितना है, तो मूल भिन्न नीचे आएगी, तो वो एक प्रकार से यहाँ पे गुणा केंद्र है वो क्या है ऊपर चली जाएगी, भी गुणा केंद्र है वो ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे y बटा x आ जाएगा, यानी इसके नीचे आएगी x बटा y, और ये क्या है बराबर, ये यहाँ पे नीचे है तो ये इधर गुणा केंद्र आएगी, तो इस प्रकार से पलट जाएगी, तो y से एक प्रकार से y आप कैंसिल कर दो और यहाँ पे x से x कैंसिल कर दो भी, तो इसके अंदर है वो आपके पास में आ क्या जाएगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं भी, दूसरे तरीके से करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी पहले जो भिन्न है वो x बटा y तो है ही, और अब इसके अंदर है वो 50% अंश को बढ़ाया जाता है, तो यानी अंश कितना हो गया 50% बढ़ाया जाता है, यानी 150 हो गया 150x, और यहाँ पे ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 180y हो गया अभी, यानी हर को 80% बढ़ाया जाता है। ये जो आपका पहले जो एक्स वाई है ना ये अपने आप में 100% है भी, अब बढ़ाते हैं घटाते हैं तो 100 में से घटाएंगे और बढ़ाते हैं तो 100 में से जोड़ेंगे भी, ठीक है। अब ये जो आपका मूल भिन्न है ना, मूल भिन्न तो आपका ये है और नया भिन्न है वो ये है। अब मूल भिन्न नया भिन्न 0 से 0 काटो, अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा 5/6 x और y। तो नया भिन्न है वो मूल भिन्न का कितना है, तो मूल भिन्न को आप कितने से गुणा करवाओ कि नया भिन्न है वो यानी 5x/6y बन जाए, तो वो कितना है, तो वो 5/6 है भी, मूल भिन्न है उसका नया भिन्न है वो 5/6 है, यानी नया भिन्न तो आपके पास में क्या बन के आ गया 5x/6y बन के आ गया, और जो मूल भिन्न थी वो xy है। अब ये पूछा इसने नया जो भिन्न है ना वो मूल भिन्न का कितना है, तो मूल भिन्न का 5/6 है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। इस प्रकार से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, तो वो रेम व्हीलर ने 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में रेम व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। अगला क्वेश्चन देखो मैं नेक्स्ट आपके सामने है 3 की पावर 45 - 1 और 3 की पावर 35 - 1 का महत्तम समावर्तक यानी HCF आपको ज्ञात करना है। HCF आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या है आधार समान है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी पावर है, यानी ये मान लो भी x है, x की पावर है वो एक प्रकार से x, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं भी, इसको है वो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं भी, जैसे 3 की पावर है वो 45 एंड 35, 3 की पावर 45 एंड 35 और -1 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x की पावर मान लो, x की पावर जो पावर है ना उसका आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा, अभी पावर है उसका आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे यही फॉर्मूला होता है इसका भी, जो 45 है इसकी पावर 45 है और इसकी पावर जो 35 है ना इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक ऐसी संख्या देखो वो 45 और 35 को विभाजित कर दे तो वो 5 है, तो 45 और 35 का जो HCF आया है, HCF वो कितना आया है 5 आया है। तो आप इसको इस प्रकार से कर दो, 3 की पावर 5 माइनस में 1, 3 की पावर 5 माइनस में 1, बस आपको क्या करना था पावर का HCF देखना था, ये जो पावर है उसकी HCF देख लो। तो 3 की पावर 5 कितनी होती है, तो 243 होती है, 3 की पावर 5 243 माइनस में 1 तो ये हो जाएगा 242। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो मैं आपको बता देता हूं भी इसकी हिंदी क्या बनेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इसने स्टेटमेंट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है भी, जो कंक्लूजन आपको ऑप्शन के अंदर दे रखी है।
हिंदी इसकी ये है भी, निम्नलिखित विकल्पों में से उस निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। स्टेटमेंट आपको दे रखा है भी, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जीवन में अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट दे रखा है। और इसके अकॉर्डिंग जो निष्कर्ष आपको ऑप्शन के अंदर ये जो आपको दे रखे हैं, ये निष्कर्ष दे रखे हैं, और इस निष्कर्ष के आधार पर आपको बताना है कौन सा अनुसरण कर रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यानी स्टेटमेंट ये है भी, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहला ऑप्शन है, परिश्रमी व्यक्ति जीवन में संतुष्ट रहता है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, यानी मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है, वो यहाँ पे लाइफ के अंदर वो संतुष्ट रहता है। क्या ये जो निष्कर्ष है वो यहाँ पे स्टेटमेंट से मैच करता है? दूसरा देखो भी, बिना कड़ी मेहनत के जीवन में सफलता नहीं मिलती। बिना, विदाउट हार्ड वर्क वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। यानी बिना कड़ी मेहनत के अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये आपका जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है भी। क्यों है? क्योंकि इसने स्टेटमेंट ही ऐसा दिया है भी, कड़ी मेहनत यानी जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिना कड़ी मेहनत के आपको क्या है, जीवन के अंदर सफलता हासिल नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन में है, केवल वे ही उत्तीर्ण हो सकेंगे जो कड़ी मेहनत करेंगे। तो ये तो अपन नहीं कह सकते। और लाइफ इज रिलेटेड विद द हार्ड वर्क, यानी जीवन कड़ी मेहनत से जुड़ा हुआ है। तो ये भी अपन नहीं कह सकते। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो, वर्ताकार मेज के ऊपर 8 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की सीट बना लेते हैं भी, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके अंदर है वो, यहाँ पे देखो भी, बी है वो ई का पड़ोसी है। बी है वो किसका पड़ोसी है? ई का पड़ोसी है, तथा ए के दाईं और चौथे स्थान पर है। ए के दाईं और चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पे एक तथा ये किसके लिए आया है? ये बी के लिए आया है। अब बी को, ई को मैं यहाँ पे रख देता हूं, और ये बी का पड़ोसी है, यानी बी है वो ई का पड़ोसी है, तो बी को मैं यहाँ पे रख दूं। अब ए को कहाँ रखूं? तो ए को मैं यहाँ पर रख दूं। तो ए का दायां कौन सा होगा? तो ए का दायां ये होगा भी। ए का दायां है वो ये होगा, क्योंकि सभी का मुख है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो दायां ये होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है वो कौन सा बैठा है? चौथे स्थान पर बी बैठा है। ई तथा एफ के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एफ है, उनके मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। और जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच के केवल मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी है वो जी का पड़ोसी नहीं है। बी है ना, वो जी का पड़ोसी नहीं है। डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी है वो सी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एक बार इसको बिठाएंगे। यहाँ पे ई और एफ के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ई ये रहा पहला, और दूसरा एफ यहाँ पे आ जाए भी। ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब उसके बाद में इसने ई और एफ के मध्य में 2 व्यक्ति आ गए। आगे इसने क्या बोला है? आगे इसने बोला है जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, और जी है वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर 3 व्यक्ति बैठे हैं तो जी यहाँ पे आ जाए, और आपका एच है वो यहाँ पे आ जाए। तो जी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हो गए भी, 3 यहाँ पे और 3 इधर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में डी सी के दाईं और तीसरा बैठा है। डी है वो सी के दाईं और तीसरा बैठा है। तो सी के दाईं और तीसरा होगा, तो सी का दायां कौन सा होगा भी? सी यहाँ पे बिठा दूं, तो सी का दायां कौन सा होगा? सी का दायां ये नीचे वाला होगा भी। नीचे वाला दायां होगा, तो इसका मतलब सी तो यहाँ पे नहीं आएगा भी। सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी यहाँ पे आएगा भी, क्योंकि मुख बाहर की ओर है। तो दायां आपका ये होगा। फिर सी के दाईं और कौन बैठा है? डी बैठा है तीसरे स्थान पर, सॉरी बाईं ओर बैठा है भी, बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे सी फिर नीचे ही आएगा। सही है, बाईं ओर बैठा है, इसने बाईं ओर बोला है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा? सी है वो नीचे आ जाएगा। और सी का दायां कौन सा होगा? तो ये होगा, क्योंकि मुख बाहर की ओर है, तो बायां ये होगा भी। बायां है वो ऊपर वाला होगा, तो सी के बाईं ओर। डी है वो सी के बाईं और तीसरा बैठा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला है भी ए के पड़ोस में कौन कौन है? तो ए के पड़ोस में एक तो डी है और एक जी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। एक स्कूल में 6 शिक्षक थे। एक स्कूल के अंदर 6 शिक्षक थे। ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एच हिंदी प्लस में इंग्लिश पढ़ाते हैं।
डी और ए, डी प्लस में ए है वो दोनों मिलकर के मैथ प्लस में साइंस पढ़ाते हैं। सी और ई, सी प्लस में ई दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इंग्लिश प्लस में मैथ पढ़ाते हैं। और एफ प्लस में बी, ये दोनों मिलकर के हिंदी प्लस में एफ यानी फ्रेंच पढ़ाते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता है? अब देखो भी बी यहाँ पे है और बी आपका यहाँ पे है। बी है वो ये 2 विषय पढ़ाता है, हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पे बी है वो हिंदी और फ्रेंच पढ़ाता है, यानी बी है वो टोटल कितने विषय पढ़ाता है? तो 3 विषय पढ़ाता है। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाता है और हिंदी और फ्रेंच यहाँ पे पढ़ाता है। तो इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, बी है वो 3 विषय पढ़ाता है। ए देखो भी, ए है वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है, यानी 2 विषय तो ये हो गए, और एक ए यहाँ पे है तो ए है वो मैथ और साइंस पढ़ाता है। तो इसका मतलब ए है वो कितने विषय पढ़ाता है? तो 4 विषय पढ़ाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस 4 विषय पढ़ाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा विषय कौन पढ़ाता है ये आपको बताना था। तो ए 4 विषय पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस 4 विषय पढ़ाता है। आगे देखो भी 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? तो वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत धारा के यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें तापमान उत्पन्न हो, तो वो पंखे की कार्यशीलता ये है वो विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर कार्य नहीं करता। विद्युत इस्त्री, अगर आप धारा प्रवाहित करोगे विद्युत इस्त्री के अंदर तो ये गर्म हो जाएगी। बल्ब के अंदर धारा प्रवाहित करोगे ये भी गर्म हो जाएगा। और विद्युत केंतली है जिसके अंदर आप चाय बनाते हैं, तो इसके अंदर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये भी गर्म हो जाएगी। लेकिन तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है तो वो पंखे की कार्यशीलता हो जाएगी। आगे देखो, भारतीय निर्यात संगठन, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निर्यात मित्र बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी, गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पर है। शीर्ष यानी ऊपर से 8वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा ये आपको बताना है। टोटल 40 छात्र हैं, तो आपको टोटल 40 छात्र दे रखे हैं, एक तरफ से स्थान दे रखा है तो माइनस कर दो और क्या कर दो, एक जोड़ दो भी। तो 40 में से 8 जाएगा तो 32 बचेगा, और 32 में एक और जोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एक तरफ से स्थान 8वां है और दूसरी तरफ से स्थान 33वां हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत है वो 19.5 है, यानी A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 और इसका औसत है वो कितना है 19.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा भी 4 से गुणा कर दो। A1 का मान कितना है 21 है। A1, A2 और A3 का औसत, A1, A2 और A3 का औसत है वो A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है। देखो A1, A2 यानी A1, A2 और A3 प्लस में A3 का जो औसत है वो A2, A3 और A4 के बराबर है, A4 के बराबर है। अब यहां पे देखो भी A1 का मान आपको दे दिया 21, A1 का आपको मान कितना दे दिया 21, तो A1 की जगह में 21 रख दूं। अब A2 यहाँ पे है और A2 यहाँ पे है, ठीक है। इसका औसत यानी अपॉन में 3 और अपॉन में 3 लगेगा, और इसका औसत और इसका औसत भी A2 और A2 इसमें, A2 इसमें और A2 इसमें है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, A2 इसमें, A2 इसमें कैंसिल, A3 इसमें, A3 कैंसिल इसमें हो जाएगा। अब देखो भी A4 यहाँ पे, A4 बराबर कितना मान आ गया, A4 बराबर आ गया 21, यानी A4 का मान भी कितना है 21 है। अब इसके अंदर आपको बताना है A4 का मान क्या होगा, तो A4 का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भी 21, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि A1 का मान ये है, A2 और A3 यहाँ पे है और A2 और A3 यहाँ पे है, तो दोनों कट जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है भी। A2 और A3 यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, A2 और A3 यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, तो ये दोनों कट गए, ये इसका क्या है बराबर था तो ये भी कट गए, तो A4 बराबर क्या हो गया 21 आ गया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियां नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं, तो वो है बिछुबुंटी। बिछुबुंटी होती है जिसके अंदर मेथोनोइक अम्ल होता है। बिछुबुंटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो मेथोनोइक अम्ल होता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर है वो विभवांतर मापने के कार्य करता है।
वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि उपस्थिति का पता लगाता है, तो वो विभवांतर का पता लगाता है और जिसे क्या है V से डिनोट किया जाता है। वोल्ट मीटर को V से डिनोट किया जाता है। ये विभवांतर मापने के लिए कार्य करता है। यानी दो जो तार है, तार के दोनों सिरों के मध्य में कितना विभवांतर है उनको मापने का कार्य है वो वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, एमीटर वो विद्युत धारा मापने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, वोल्ट मीटर है वो आपका समांतर क्रम में लगता है और एमीटर होता है ना वो श्रेणी क्रम के अंदर होता है भी। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी नागरिक, चंद्रमा और अनाज तीनों क्या है, अलग अलग है भी। नागरिक अलग है, चंद्रमा अलग है और अनाज अलग है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। बी डायग्राम है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आपस में गुणा ही तो करवाना है यार, आप कर लेना। 987 का 999 के साथ में गुणा करवाओगे तो 98 60 13 आएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह कुल समय के 2/3 में, कुल समय का जो 2/3 है उसमें आधी दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में आपको बतानी है। देखो भी टोटल समय उसके पास में 3/4 घंटे है और टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, तो 3/4 का 2/3, 3 से 3, 2 एकम 2, 2 2 4 यानी 1/2 घंटा। 1/2 घंटा का मतलब यानी आधे घंटे के अंदर है वो आधी दूरी तय करनी है, यानी 3 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। आधे घंटे के अंदर 3 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अब शेष समय कितना बच गया, तो शेष समय टोटल था 3/4 और इसमें से 1/2 है वो माइनस कर दो। 4 इसका एलसीएम आ गया 3 और 2 2 4 माइनस का 2, तो यानी कितना बच गया 1/4, यानी 1/4 घंटे और बच गया। और दूरी कितनी बची, दूरी है वो 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे टोटल 6 किलोमीटर थी, उसमें से 3 किलोमीटर उसने आधे घंटे के अंदर कवर कर ली। उसके बाद में पीछे शेष कितनी बची, 3। अब 3 किलोमीटर की दूरी इतने समय में पार करनी है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, समय कितना है, दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, समय कितना है 1/4। ये 4 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा भाई 4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3/4 3 × 4 यानी 12 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। तो 3 किलोमीटर की दूरी है वो 1/4 घंटे में पूरा करने के लिए उससे 12 किलोमीटर के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट देखो 40 नंबर क्वेश्चन। अब 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको दे रखा है, यदि r sin थीटा बराबर 7/2 है और r cos थीटा बराबर कितना है 7√3/2 है, तो यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। r का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा r sin थीटा बराबर में 7/2 यानी 7/2। ये समीकरण नंबर 1 बन गई आपकी। दूसरी समीकरण जो बनेगी r, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर में 7√3/2। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण 1 के अंदर है वो समीकरण 2 का मान आप रख दो। समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का मान रखोगे तो r cos थीटा बराबर में 7/3/2 यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 के अंदर भाग दे रहे हैं अपन। समीकरण 1 के अंदर 2 का भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर r से r कटेगा, 7 से आपका 7 कट जाएगा और 2 से आपका 2 कट जाएगा भी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर में आपके पास में आ गया 1/√3। 1/√3 आ गया भी। अब आपको पता है भी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है भी, ये होता है। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं tan लिख सकता हूँ। तो tan थीटा बराबर में आपके पास में आ गया 1/√3। अब यहाँ पे tan की टर्म में 1/√3 किसका मान होता है, तो ये मान होता है 30 का मान, 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे अपन थीटा का मान निकाल लेंगे भी tan 30 डिग्री बराबर में नहीं, tan थीटा बराबर में
tan थीटा बराबर में ये मान है वो tan 30 डिग्री का है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा का मान हमने 30 डिग्री निकाल लिया, आपको r का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे समीकरण 1 के अंदर थीटा का मान रख दो भी, तो ये आपके पास में आ जाएगा r sin 30 डिग्री, r sin 30 डिग्री बराबर में 7/2 है। तो r sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का मान है वो 1/2 होता है, बराबर में क्या है 7/2 है, बराबर में 7/2 है। अब यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, भाग में वो गुणा में चला जाएगा, तो ये जो है 7/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान कितना आ गया 7 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। अब 41 नंबर क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, भी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य होने के लिए मैं यहाँ पे यही संख्या उठाता हूँ भी, ये संख्या आपके पास है 20, 34 और 56, 20, 34 और 56, जो विषम स्थान के ऊपर जो अंक है उनका योग कर लो, यानी ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, इनका योग एक तरफ कर लो। जो सम स्थान के ऊपर आते हैं उनका योग है वो एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे 2 और 3 5, 5 और 5 10, यहाँ पे 10 आ गया। अब देखो भी 0, 4 और 6, 6 और 4 10, इसका योग 10 आ गया। अब इन दोनों का यानी इनका योग 10 आ गया और इनका योग भी 10 आ गया। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन सुनो, अगर योग का अंतर 0 आ जाए, या तो योग का अंतर 0 आ जाए, या फिर क्या हो, योग का जो अंतर है, योग का जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का गुणज आना चाहिए, या फिर 11 का गुणज आना चाहिए, तो वही संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। तो देख लो भी 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यानी इसका मतलब है भी इसका जो योग का जो अंतर है वो कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे 20, 34 और 56 है वो संख्या क्या है 11 से डिवाइड हो जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन आपको 924 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। देखो भी बेलनाकार एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। और यहाँ पे आयतन क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भी इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो इसका मान आपको 264 दे रखा है और इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 924 दे रखा है। तो यहाँ से अपन है वो पहले तो आपको क्या है ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी और दूसरी बात यहाँ पे इनका आपको रेशियो यानी जो आर है वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन बात करेंगे 2 पाई आर एच बराबर में आपके पास में क्या आ गया 264 आ गया अभी, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बराबर में क्या है 924 है। अब देख लो भी पाई से पाई काट दो और इस आर से ये आर काट दो भी और एच से एच काट दो, तो आपके पास में बच गया क्या, तो 2/r बराबर में क्या बच गया आपके पास में 264/924 बच गया। अब ये कट रहा है क्या, किसी से नहीं कट रहा, तो आपको तो r का मान चाहिए, r का मान चाहिए तो इस संख्या को पलट दो भी, पलटोगे तो ये संख्या हो जाएगी r/2 और आगे वाले भी पलट दो तो 924 अपॉन में क्या आ जाएगा 264। ये भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान आपके पास में क्या आ गया, तो r का मान आपके पास में आ गया, r बराबर आ जाएगा 924 × 2 अपॉन में 264। अब यहाँ से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दुआ 4। अब इससे काटोगे तो ये आपके पास में कितनी बार कटेगा अभी, इससे काटोगे तो ये 2 से काटोगे तो ये 924 नहीं आएगा, फिर आप 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा अभी, तो 132 से कम 132 और 132 साते 924 होते हैं। तो r का मान आपके पास में क्या आ गया 7 आ गया, r यानी त्रिज्या आपके पास में 7 आ गई। अब आप है वो हाइट ज्ञात कर सकते हैं भी, हाइट कैसे ज्ञात करोगे, तो हाइट है वो इस फॉर्मूले के अंदर रख दो भी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है भी 2 पाई आर एच यानी 2 पाई आर एच बराबर में क्या है 264 इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो मान रखोगे h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 264 इंटू
अपॉन में 22 इंटू 2 और इंटू आर का मान कितना है 7 है, और यहाँ पे 7 आ जाएगा ऊपर, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से कम 22 और 22 से कम 22 बच गया कितना 2 4 22 दुए 44, 2 कम 2 और 2 3 7, यानी एच हाइट कितनी आ गई आपके पास में 6 आ गई, हाइट इसकी 6 आ गई, हाइट 6 आ गई। अब आपको आर आपके पास में कितनी है, उसकी ऊंचाई यानी पहले हाइट का और उसके बाद में 2r का मतलब हो गया व्यास, उसकी ऊंचाई और उसके व्यास का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ऊंचाई तो आपने अभी निकाली है, कितनी निकाली है 6, और आर आपने निकाली थी 7, व्यास कितना हो जाएगा 14, तो यानी 6:14, और इसको और सरल करोगे तो ये हो जाएगा 3:7, 3:7, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो आपका टोक्यो जापान के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है, तो वो रोजर फेडरर हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है भी। 1 नंबर ऑप्शन NH44। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि आपको ये दे रखा है रूट 45 प्लस में रूट 125 बराबर 17.88 है। अब रूट 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो रूट 45 को मैं लिखूंगा 9 × 5, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में इसको क्या लिखूंगा 25 × 5, और बराबर में आपके पास में क्या है 17.88 है, 17.88 है। और यहाँ पे रूट जो रूट 5 है, सॉरी 9 है, वो 3 के रूप में 12 आ जाएगा, तो रूट 3 रूट 5 प्लस में यहाँ पे 5 12 आ जाएगा, तो 5 रूट 5। अब इन दोनों के अंदर है वो देखें तो एक प्रकार से रूट 5 है वो आपका क्या है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अभी रूट 5 है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो रूट 5 कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया 8 बच गया, 3 और 5 8 हो गया। अब अपन बात करते हैं, तो ये आ जाएगा 17.88 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया 8 रूट 5 बन गया। अभी 8 रूट 5 का मान आपके पास में कितना है 17.88 है। अब यहाँ पे आप रूट 5 का मान निकाल लो, रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 17.88 के अंदर है वो आपको 8 का भाग देना है। अभी 8 के अंदर भाग दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 8 2 16, बच गया कितना 1 18, और फिर 8 2 16, बच गया कितना 2 28, 8 3 24, बच गया कितना 4, और 8 5 40, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2.235 है वो किसका मान आ गया, रूट 5 का मान आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहां पे आपके पास में है क्या, रूट 9 × 20 कर सकता हूं क्या मैं इसको, नहीं, थोड़ा सा और इसको अलग करेंगे। यहां पे आपके पास में क्या है, रूट 180 है, 180 को टुकड़े के अंदर करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा एक प्रकार से 9 × 2, 9 2 18, और इंटू 5 × 2 कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भी। ठीक है, और उसके बाद में प्लस में 80 को क्या लिख सकता हूं, तो रूट 16 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भी 9 है वो तो 3 के रूप में 12 आ गया, 1 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो इसमें से 1 2 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 12 आ गया, और अंदर क्या बच गया रूट 5। प्लस में यहाँ पे देखो भी प्लस में 16 है वो 4 के रूप में 12 आ जाएगा, और रूट 5 अंदर है ही। अब रूट 5 का मान तो आपने ये निकाला है भी, रूट 5 का मान आपने निकाला है, तो 2 3 6 × 2.235 प्लस में 4 रूट का मान रख दो इसके अंदर 2.235। अब गुणा करवा दो भी, गुणा करवाओगे ना तो मान आपका पूरा फिक्सो फिक्स ही आएगा। भी यहाँ पे कितना आएगा वो ऑप्शन के अंदर आपको मैच करना पड़ेगा। मैं गुणा करवा देता हूँ। मैं 6 का गुणा करवाना है आपको 2.235 के साथ में, और ये आ जाएगा आपके पास में 13.41 आएगा। ठीक है, प्लस में 4 का गुणा किसके साथ में करवाना है,
इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 8.94 आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो भी, इनको जोड़ोगे प्लस में करना है आपको 13.41, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 22.35 आ जाएगा भाई, 22.35 आ जाएगा। ऑप्शन है क्या 22.35 का? बिल्कुल है भी, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। एक बार आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे x मान लो भी, कोई दिक्कत नहीं है। x यहाँ पे x मान लो, x प्लस में क्या है आपके पास में, तो 18/24 और प्लस में 4 तिया 12, 12 और 3 कितने होते हैं अभी 15, 15/4 और बराबर में, अब इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लो, सही फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे तो 23 का 24 के साथ में गुणा करवाओ भी, 23 × 24, तो ये आपके पास में 552 और ये ऊपर वाले 13 है वो इसमें जुड़ जाएंगे भी, तो प्लस में आप कर दो 13, तो ये आ जाएगा आपके पास में 565/24। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा भी, तो ये हो जाएगा 24, यानी इस x के नीचे 1 मानोगे तो 24x प्लस में ये 18 और प्लस में 6 चौका 24, 6 15 छिक्का 90, तो ये 90 आ गया, बराबर में 565/24 आ जाएगा। अब ये 24 यहाँ पे गुणा में है, भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा भी, ये गुणा में चला गया तो 24 से 24 तो कैंसिल हो गया भी, और यहाँ पे क्या है ये है 24x, 18 और 90 जोड़ेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 8 यानी 108 आ गया, प्लस में 108 और बराबर में 565। अब 565 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये घट जाएगा भी, घटेगा तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे बच गया 5 और 5 में से 1 गया तो बच गया 4, 457। किसके बराबर है ये? 24x बराबर में 457 है, 24x बराबर 457 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 457/24। अब 24 का भाग है वो 457 के अंदर दोगे तो ये आपके पास में आएगा 19 सही 1/24, 19 सही 1/24 ही आएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना भी ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब ये क्वेश्चन देखो भी, 48 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी का नाम देखो भी, R से राखल और D से दास और बनर्जी, राखल दास बनर्जी। 1922 नाम सुना ही होगा आपने। मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी 1922 में। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो मैंने तो याद कर रखा है भूला सवेज, भूला सवेज। तो भू से बन जाएगा भूमध्य सागर और ला से बन जाएगा लाल सागर, और सवेज यानी सवेज नहर जोड़ती है, तो भूला सवेज। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को सवेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी, वैसे रंजन गोगोई हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, और वैसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब काम में आने वाला है नहीं। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए यानी युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा होता है? तो वो होता है परमवीर चक्र, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। देखो 4, भुजा 4 है तो 4, प्लस में भुजा 5 है तो 5, प्लस में भुजा 3 है तो 3, प्लस में भुजा 6 है तो 6, प्लस में भुजा 3 है तो 3, जोड़ दो 4 और 5 9, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 21। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक और निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो टोटल शब्द कितने हैं उसका फैक्टोरियल कर दो भी। टोटल शब्द है वो कितने हैं? तो टोटल 5 अक्षर है भी। कितने अक्षर है? 5 अक्षर है, तो 5 अक्षरों का फैक्टोरियल कर दो। फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये होता है फैक्टोरियल,
और इसका मान देख लो कितना आता है 120 आएगा। तो आपका यहाँ पे सार्थक यानी जो सार्थक शब्द है और निरर्थक शब्द है तो वो 120 बनेंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है भी। अल्फाबेट के हिसाब से सेट करोगे तो देखो भी ANTI ये अल्फाबेट के हिसाब से सेट है भी। ANTI सभी में ANTI और यहाँ पे है नहीं तो ANTI के अंदर देखो भी यहाँ पे पहले G आ गया और यहाँ पे P आ गया। तो G पहले आता है या फिर P पहले आता है? तो G पहले आएगा तो 1 नंबर पे G आ गया, उसके बाद में डायरेक्ट P आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ANTI यहाँ पे Q है तो ANTI Q आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर पे A आएगा। फिर APOLOGY ये आ जाएगा और फिर ब्रांच यानी B क्या है, A के बाद में B आता है तो यहाँ पे B आ जाएगा। तो ये क्या है अल्फाबेट के हिसाब से सेट है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है वो मैं आपको बता देता हूं भी इसके अंदर। तो यहां पे गिफिन वस्तुएं इसमें दे रखी है भी गिफिन वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है। तो गिफिन वस्तुएं है वो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होती है भी। यानी गिफिन जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं किस से संबंधित होती है। तो गिफिन वस्तुएं हैं वो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होती है। ठीक है, आय जो इनकम इफेक्ट है उससे जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उससे अधिक मजबूत होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। तो वो हो जाएगा परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन के अंदर। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन के अंदर यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो वो आपका राइट आंसर होगा मंदा है वो हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है। बाकी बालाकोट है, सनहुदड़ो है और नागेश्वर है, ये सारे के सारे है वो शिल्प कलाओं से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र हैं तो ये लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हो जाएंगे भाई। लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है, विशाखापट्टनम आदि लोहा इस्पात उद्योग हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे और पहले का है। तो सुई का कार्य सिलने का होता है तो कैंची का कार्य काटने का होता है भी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी अमीर और अली की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करता है और यहाँ पे जो अली है वो 1800 रुपये की बचत करता है तो क्रमशः उनकी आय क्या है ये आपको बताना है। तो मैंने उनकी आय मान ली 5x और 3x है और उनकी जो खर्च है वो 9y और 5y मान लिया अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आय के अंदर से खर्च घटाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो पहली कंडीशन के अंदर मैं बात करूं भी पहली कंडीशन में आमिर की 5x आय है और उसमें से 9y उसका खर्च है, घटा दिया तो कितना वो कितना बचा रहा है, 2600 रुपये बचा रहा है। समीकरण नंबर 1 बन गई। समीकरण नंबर 2 देखो दूसरे के अंदर है वो अली के पास में कितनी है 3x आय है और माइनस में उसका खर्च घटा दिया 5y। तो यहाँ पे कितना बच गया तो 1800 रुपये उसकी क्या बच गई, बचत बच गई। यानी 2 नंबर समीकरण ये बन गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 अब यहाँ पे कोई भी एक मान है वो आप ज्ञात कर ले। यहाँ पे आपको आय ज्ञात करनी है। आय ज्ञात करनी है तो मैं आपको बताऊं भी आप आय ज्ञात कर रहे हैं तो खर्च उसका बराबर कर लो तो खर्च कट जाएगा, बचेगा आय। अगर आपको आय ज्ञात करनी है और आय ही आप बराबर कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास में खर्च निकल के आएगा। फिर वो खर्च का मान है वो आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे और उसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, आय आएगी। इससे अच्छा ये है भी आपको पूछा आय है तो आय आपने x मान रखी है, पूछा आय है तो इसका मतलब ये हो गया भी आप खर्च को बराबर कर लो। खर्च को बराबर करोगे तो खर्च कट जाएगा और x का मान आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे इसको बराबर करूंगा मैं तो ऊपर वाले समीकरण को क्या कर दूं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले समीकरण को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 25 x माइनस में 9 5 45 y और बराबर में
0 0 5 का 30, 3 5 2 10, 10 और 3 13 यानी 13,000 आ गया। नीचे वाले समीकरण को 9 से गुणा करना है तो 27x माइनस में ये आ जाएगा आपके पास 9 5 45y और बराबर में 0 0 और 0 और ये हो जाएगा नहीं 0 कैसे आ गया यहाँ पे, अब इसके अंदर है वो आ जाएगा 9 8 72 7 और उसके बाद में 9 एकम 9, 9 और 7 कितने हो जाते हैं अभी, 9 और 7 16, तो ये हो जाएंगे 16,200। अब देखो भी घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल करो, यहाँ पे माइनस का 2x बच गया, बराबर में यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा अभी, तो 16,200 में से 13,000 जाएगा, 13,000 आप माइनस करोगे तो ये 0 0 2 और 3 यानी 3200 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो x बराबर कितना आ गया 1600, x का मान 1600 आ गया अभी, यानी x का मान 1600 आ गया और आपने मानना क्या है, उसकी i कितनी माननी है 5x और 3x माननी है, तो x का मान 1600 है तो 16 5 80 यानी 8000 और 16 3 48 यानी 4800, तो यानी एक की तो आई आ जाएगी 8000 और एक की आई कितनी आ जाएगी 4800 आ जाएगी, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको tan a का मान दे रखा है, tan a का मान है वो 8/15 है। अब ये कोई समकोण त्रिभुज है, भी समकोण त्रिभुज में यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसके अंदर है वो आपको बता रखा है a b और c इस प्रकार से है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान है वो ये है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है आपके पास में लंब होती है, और ये आपका आधार होता है, बेस होता है, और ये आपके पास में के से कर्ण हो गया। अब आपको पता है भी एल ए एल और के ए यानी लाल बटा कक्का होता है, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का मतलब हो गया भी tan किस में आता है, लंब बटा आधार में आता है, तो आपके पास में आधार यानी tan a और tan a बराबर क्या है लंब बटा आधार है, और इसका मान आपको 8/15 दे रखा है। कहने का मतलब आधार आपके लंब आपके पास में 8 है और आधार आपके पास में कितना है 15 है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं भी 8 15, यहाँ पे ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 8 15 17 हो जाएगा, ट्रिपलेट है वो 8 15 17 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप है वो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको साइन ए प्लस में कोस ए ज्ञात करना है, साइन ए प्लस में कोस ए ज्ञात करना है, तो यहाँ पे थीटा का मान है वो क्या है ए ही है। तो इसके अंदर देखो साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये रहा साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब आपके पास में 8 है और कर्ण कितना है आपके पास में 17 है, प्लस में कोस क्या है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो बराबर में कितना हो जाएगा ये, इसका एलसीएम 17 आ गया, और 15 और 8 कितने होते हैं अभी 15 और 8 है आपके पास में 15 और 8, 8 और 5 13, 15 और 8 23 होते हैं, 23/17 आ जाएगा, 23/17 जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गांव को उजाड़ा गया था, ये गोविंदपुर को उजाड़ा गया था अभी, यानी फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, और इस किले का निर्माण करने के लिए एक गांव को उजाड़ा गया था अभी, यानी वहां से गांव को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया था, तो वो गांव है गोविंदपुर को। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो इंस्टाग्राम है ना, ये सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं होता भी, ठीक है, याहू है, गूगल है और बिंग है, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर है वो आपके क्या है सर्च होते हैं भी, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, अपने पर्सन वगैरह वगैरह कुछ भी आप है वो सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन इंस्टाग्राम पे आप है वो किसी की आईडी सर्च कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी सर्च नहीं कर सकते भी, ठीक है। अगर कोई ज्ञान की बात लेना चाहते हैं तो ज्ञान की बात है वो इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी, लेकिन आप किसी की आईडी सर्च करना चाहते हैं तो वो शायद आपको मिल सकती है। इट्स ओके, अगर आपको आईडी याद है तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो पहले 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। अब देखो भी ये बढ़िया क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें मैन संख्या उठा लो आप। मैन कौन सी सर, तो मैन एक तो 9 का विभाजकता का नियम लगना चाहिए, दूसरी बात एक आपके पास में 10 होना चाहिए, यानी 10 से विभाज्य है तो इसका मतलब है वो उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए।
तीसरी बात 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये मेन संख्या ले लो आप। अब देखो भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे छोटी संख्या तो यही है। अब इसको अगर 10 से तो विभाज्य है, लेकिन ये 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाजित होने के लिए इसके अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 और 1 5, इसका अंकों का योग तो 5 है, 5 से 9 से डिवाइड नहीं है तो कैंसिल करो। उसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, उससे जस्ट बड़ी संख्या वो 2520 है। 2520 है वो 2 दूआ 4, 4 और 5 है 9, यानी इसका अंकों का योग है वो 9 है। 9 हो रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। और लास्ट में क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड होने के लिए 0 या फिर 5 होना जरूरी है। 2 से डिवाइड होने के लिए इकाई अंक है वो सम होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने के लिए कोई भी संख्या है उस संख्या के आपके जो लास्ट 2 डिजिट है उस 2 डिजिट को क्या है 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या है वो आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या है आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है। उसका मतलब 9 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है वो 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, और 1 से सारी की सारी संख्या डिवाइड होती है। उसके बाद में बच गया क्या 7, तो 7 से डिवाइड करके देख लो यार, 225 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21 बच गया 4 42, 7 6 42, 7 से भी डिवाइड हो रही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज होती है भी। फ्रक्टोज है वो एक प्राकृतिक शर्करा है भी। फ्रक्टोज है वो एक प्राकृतिक शर्करा है, फलों के अंदर है वो प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है। कौन सी, फ्रक्टोज पाई जाती है। इट्स ओके, सबसे जो मीठी शर्करा है वो कौन सी है प्राकृतिक शर्करा के अंदर, तो वो फ्रक्टोज है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर वो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो एमीटर बोलते हैं, जिसे ए से डिनोट किया जाता है और ये श्रेणी क्रम के अंदर है वो लगा होता है भी। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है वो विभवांतर को मापता है भी। बैटरी आपको पता ही है विद्युत धारा जनरेट करती है। मीटर क्या होता है भी, मीटर तो मीटर ही होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो मीरा कुमार को लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। लगभग शायद 2009 के अंदर इसे स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो भी, धीर का शांत के साथ संबंध है, यानी ये एक प्रकार से पर्यायवाची है भी। धीर का पर्यायवाची होता है शांत, शांत रहना, धीर बनाए रखना, धीरज बंधाए रखो भी, यानी धीर का एक प्रकार से पर्यायवाची शांत है। तो उत्तेजित का एक प्रकार से पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्रुद्ध। उत्तेजित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 63535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। तो 63535 दो जोड़े बना लो। ठीक है, और उसके बाद में देख लो भी यहाँ से, अब इसके अंदर से देखोगे तो 2 के पेयर बना लिया आपने, भाग विधि के द्वारा इसको हल करो तो ये हो जाएगा 2 दूआ 4, तो बच गया कितना 2 इसमें जुड़ेगा 4 हो गया, और ऊपर से जो संख्या बनेगी वो संख्या आएगी वो जोड़े के रूप में ही आएगी। अब इसमें देखो भी 6 से गुणा करूंगा, 6 चौका 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 5 25 और 500 का 20, 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, 225 हो गया, और 5 5 10 और 4 और 1 5 50 हो गया, ये हो गया 25, 0 1 यानी 10 आ गया भी, यही बात है ना। 5 5 25, 500 का 20 और 2 22, 10 हो गया। अब ऊपर से उतार लिया हमने 35। अब देखो भी, अब इसके अंदर है वो अपन किससे डिवाइड करें इसको। अब यहाँ पे देखो भी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। घटाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इससे छोटी संख्या लेके आनी पड़ेगी आपको। अगर जोड़ना होता तो इससे बड़ी संख्या लेके आते, अगर घटाना है तो इससे छोटी संख्या लेके आएंगे। इससे छोटी संख्या लेके आएंगे तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूं भी, 2 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा 2 दूआ 4, 0 2 5 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी 1035 में से 1004 है वो आप घटा दो भी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1 और 3 31, यानी 63535 में से अगर आप 31 है, 63535 में से 31 घटा देते हो तो ये 252 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा भी।
252 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। यदि इसकी त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 2r और 1/2 है, 2r और 1/2 कहने का मतलब r तो आपके पास में कितनी दे रखी है 2r, और त्रियक ऊंचाई यानी l आपके पास में कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और प्लस में πr स्क्वायर, ये होता है अभी। अब इन दोनों के अंदर देखो भी क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर है वो कॉमन आ गया πr कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया 2πr नहीं l फिर कहाँ पे चला गया अभी, 2πrl होगा ये 2πrl प्लस में 2πrl प्लस में πr स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया आपके पास में 2l और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया अभी, इसके अंदर बच गया आपके पास में r से r कट गया तो एक r बच गया। ये सही है क्या फॉर्मूला मेरे को सही नहीं लगता भाई, फॉर्मूला शायद 1/2πr इस प्रकार से होगा भाई। ये थोड़ा सा चेंज करो भी, इसको फॉर्मूले को चेंज करोगे तो इसके अंदर आपके पास में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास में हो जाएगा 1/2। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा πrl प्लस में πr स्क्वायर, ये हो जाएगा अभी, ठीक है। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, याद रखना πrl प्लस में πr स्क्वायर। अब यहाँ पे πr है वो क्या हो गया कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया l प्लस में यहाँ पे बच गया r। चीजें समझ पाई क्या। अब देखो आपको पता है भी r का मान क्या है आपके पास में, r का मान 2r है, r का मान क्या है 2r है, तो पाई का मान एक बार पाई रहने दो, ठीक है। और r का मान है वो आपको क्या है 2r रखना है, 2r रख दिया। और l का मान कितना है आपके पास में 1/2 है, और प्लस में r का मान कितना है आपके पास में, तो r का मान है 2r, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो भी अंदर वाले का, मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 1 प्लस में 2 दूआ 4r, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसके गुणा के अंदर है आपके पास में पाई और ये हो जाएगा 2r, पाई और 2r। अब यहाँ पे 2 है और ये 2 कट गया भी क्योंकि गुणा के अंदर है, तो यहाँ पे आपके पास में बच गया क्या, तो ये बच गया आपके पास में पाई r बच गया यहाँ पे, पाई और r, और यहाँ पे आपके पास में अंदर बच गया 4r प्लस में 1 लिख दो या फिर 1 प्लस में 4r लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में राइट आंसर होगा पाई r 4r प्लस में 1 लिख दो या फिर 1 प्लस में 4r लिख दो, भी एक ही बात है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है, तो वो है वाणिज्य और उद्योग। कौन सा है भी, वाणिज्य और उद्योग है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फिर फांसी स्थगन या फिर सजा में कमी कर सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 72 के अंदर। आर्टिकल 72 के अंदर है वो राष्ट्रपति के पास में ये अनुदान होता है एक प्रकार से भी, वो मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है, फांसी स्थगन यानी फांसी की सजा को कम यानी फांसी स्थगन यानी थोड़ा सा लंबे समय भी ले सकता है, और सजा में कमी भी कर सकता है भी, ठीक है। सजा 5 साल की है तो उसे 4 साल की कर सकता है, 3 साल की कर सकता है। तो ये आर्टिकल 72 के अंदर है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करें, तो वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है भी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो ये निर्धारित करता है विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV-M के 3rd को उपनाम दिया गया है, तो फैट बॉय के नाम से जाना जाता है उसे, फैट बॉय। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपए की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। तो राशि कितनी अभी 5,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, 2 वर्ष के लिए है। अब यहाँ पे
तकड़ी तौल से करते हैं ना उस क्वेश्चन को, जैसे मैंने कोई राशि मान ली x है, अब ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, पहली लाइन में आता है वो क्या आता है, साधारण ब्याज आता है, और दूसरी जो लाइन के अंदर आता है वो क्या होता है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है भी। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं भी, यहां पे 15,000 रुपए आपको दे रखी हैं लेकिन दर नहीं दे रखी, तो मैं मान लूं भी 15,000 का x प्रतिशत, 15,000 का x प्रतिशत कितना है वो, और उसका x प्रतिशत आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो 15,000 का x प्रतिशत यानी अपॉन में 100, और इसका फिर x प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहां पे हो गया ये x और x यानी 15x की स्क्वायर और बराबर में 240, तो x की स्क्वायर बराबर में 15 का इसमें डिवाइड कर दो भी, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, और कितना बच गया, ये बच गया आपके पास में 15 छिक्का 90, यानी x बराबर आपके पास में 4 आ गया, तो 4% वो दर आ जाएगी, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है, तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको कुट भाषा के आधार पर इसका कोड बताना है क्या होगा। तो H देख लो भी, इसमें क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, A को देखो क्या लिख रहा है, तो 1 लिख रहा है, और R को देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो 4 लिख रहा है, और उसके बाद में L को देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो L को यहाँ पे 6 लिख रहा है, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में I को क्या लिखेगा, तो I ये रहा भी, L के आगे I है तो 8 लिखेगा, और उसके बाद में N को क्या लिखेगा, तो N भाई साहब ये रहे, तो ये आपके पास है 9, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, त्रिभुज दे रखा है PQR त्रिभुज है, उसमें Q को S तक इस प्रकार से बढ़ाया जाता है। एक त्रिभुज है, ये लो त्रिभुज आपके पास में आ गया। अब इस त्रिभुज को क्या कर रहा है, ये P Q और R है। अब इस PQR को यानी QR को S तक बढ़ाया जाता है, तो मैं इसको S तक बढ़ा देता हूं भी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि RS और RP यानी RS है ना वो RP के बराबर हो जाए। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। यदि आपको दे रखा है कोण PQR, PR और Q यानी ये जो कोण है वो कितना है, 70 डिग्री का है, और QPS QP और S यानी इसको थोड़ा सा इस प्रकार से मिलाएं, QPS यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण QPS ये कितना है भी 110 डिग्री का है। तो आपको बताना है कोण PQS, PQ और S ये कोण बताना है आपको कितने का होगा, PQ और S ये कोण बताना है। अब इसके अंदर है वो आपको ये कोण ज्ञात करना है। अब इसको x मान लेते हैं। अब यहां पे देखो भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी समान भुजा के सामने के कोण भी समान होंगे, यानी इसका सामने का कोण क्या है, ये है, और इसका सामने का कोण क्या है, ये है। तो यानी ये कोण और ये कोण है वो दोनों क्या है, बराबर होंगे। ये कोण आप अभी निकाल लोगे, क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये 70 डिग्री का बन गया, तो ये इधर वाला 110 डिग्री का बनेगा, फिर 180 में से घटा दो, तो यहां पे 2 कोण बराबर है और तीसरा कोण 110 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 110 बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35, तो ये भी 35 डिग्री का बनेगा और ये भी आपका 35 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे वाला 35 का बनेगा। अब ये कितने का बन गया, यानी ये 70 का है और 110 में से 35 आप है वो माइनस कर दो, माइनस करोगे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 10 में से 75, यानी ये 75 डिग्री का बन गया। अब 70 और 75 आपस में जोड़ दो और ये आपके पास में आ जाएगा, फिर 70 और 75 है वो आप जोड़ोगे 5 और 7 7 14, यानी 145 हो गया। 145 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 145 घटाओगे तो ये कितने का आ जाएगा, 35 डिग्री का, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 79 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो कि सबसे लंबा है, किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, कोई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या फिर कमी ज्ञात करना आपको। देखो भाई 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, बी एकम बी 500 यानी 1/5। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/10 हो जाएगा। पहले 5 थी, वृद्धि करने के बाद में ये 6 हो गया, और पहले 10 था और कमी करने के बाद में ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखो भी यहाँ पे टोटल 50 और यहाँ पे कितना हो गया, 54। कहने का मतलब पहले 50 था और अब कितना हो गया, 54 हो गया, यानी 4 की वृद्धि होगी कितने के ऊपर, 50 के ऊपर इंटू 100। 50 एकम 50, 50 2 100, 4 2 8, तो 8% की क्या होगी, शुद्ध वृद्धि होगी। आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था, तो ये श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको यहाँ पे निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखना है भी कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं और वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं कलाकार हैं। वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, यानी कुछ व्यक्ति हैं वो आपके अंग्रेजी में कमजोर हैं, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी, ये इंग्लिश है, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर है तो ये कमजोर वाला आ गया, और वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं वो सारे के सारे क्या है, कलाकार के अंदर आ जाएंगे। तो कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है, कुछ कलाकार है वो क्या व्यक्ति नहीं है क्या, तो कुछ कलाकार आपके व्यक्ति नहीं हो सकते, कुछ कलाकार है वो महिलाएं भी तो हो सकती है, भी महिलाएं भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, भी निष्कर्ष है वो आपका क्या है, निश्चित रूप से सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बी, कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है दिए गए में से 4 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। तो घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना, ये सारे के सारे हैं वो एक प्रकार से आगे बढ़ने के ही चांसेस है या फिर एक प्रकार से आगे बढ़ाने का ही कारण है। लेकिन घटाना, ये पीछे घटाना है वो पीछे धकेलने का एक प्रकार से कारण हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन है वो डिक्रीज का है, और बाकी सारे के सारे इंक्रीज के ऑप्शन है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। इसका मतलब टोटल 100% थे, उसमें से 96%, 96.5 ने तो कोई पुरस्कार नहीं जीता, इसमें से घटाओगे तो 5 और यहाँ पे बच गया 3, यानी 3.5 है, बच गया कितना, 3.5। तो 3.5 प्रतिभागी ने 3.5 जो प्रतिभागी थे उन्होंने क्या है, पुरस्कार जीता है, और यहाँ पे पुरस्कार जीतने वालों की संख्या कितनी है, 700 है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 35 एकम 35, 35 2 70, यानी 200 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आपको मान किसका चाहिए, 100 का, तो 20,000 आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, तो हैदराबाद को मोतियों का शहर के रूप में जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई, औसतन अधिकतम वर्षा है वो दर्ज की गई है। तो ये है वो आप अलग अलग काउंट करके, और उसका यहाँ पे 5 है भी, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। तो यहाँ पे 5 का सभी के अंदर भाग लगाओगे, जैसे M है वो इस लाइन का है, तो यहाँ पे M वाला आप काउंट करोगे सारा का सारा, फिर 5 का भाग लगा दो, फिर N वाला काउंट करो, फिर 5 का भाग लगा दो, फिर O वाला सभी का ऐड कर लो, फिर 5 का भाग लगा दो, फिर P वाला सभी का ऐड कर लो और फिर 5 का भाग लगा दो। अब किस शहर में औसतन अधिकतम, जिसका औसत अधिकतम आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी दी गई अवधि के दौरान किन 2 शहरों में लगभग बराबर औसत वार्षिक वर्षा हुई है। तो औसत ही आपको निकालना है, इसमें भी औसत आप निकालोगे तो लगभग बराबर जो औसत आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। तो इसके अंदर है वो आप O और P का निकालना, O और P का औसत निकालना, तो लगभग दोनों का जो औसत आएगा ना वो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे O और P का जो बरसात की जो अवधि है वो क्या है, औसत आएगी, औसत इक्वल आएगी भी, बराबर आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी इन 5 वर्षों के दौरान किस शहर में वर्षा का प्रास अधिकतम है। वर्षा का प्रास अधिकतम है, सर्वाधिक। प्रास का मतलब क्या समझते हो आप, प्रास का मतलब होता है अधिकतम मान
और न्यूनतम मान का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर। अब इसके अंदर देखते हैं एन के अंदर, एन के अंदर देखते हैं तो एन की आपको रेड लाइन है ना वो एन है, तो रेड लाइन एन है वो कितना है 160 से चलता है, एन है वो 160 से चलता है, यानी न्यूनतम मान 160 है और अधिकतम मान 190 है। तो 190 और 160 का अंतर देखोगे आप तो कितना आएगा 30 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे उसके बाद में एम वाला देख लो भी, ये हरा वाला है तो एम भी क्या है 160 से चलता है और यहाँ पे 170 पे आ जाता है। तो 160 और 170, तो 160 और 170 के अंदर है वो अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर है वो आपका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मान और अधिकतम मान का अंतर पूछा है यहाँ पे। तो एन वाले में देखो भी न्यूनतम मान क्या है, एन वाले में न्यूनतम मान 150 है। अभी यहाँ देखो एन वाले में न्यूनतम मान 150 है और 190 है, तो यहाँ पे एन का जो प्रास आ गया वो कितना आ गया 190 में से 150 जाएगा तो 40 आ जाएगा भाई। इसी प्रकार से एम देख लो भी, एम है वो आपका ये लाइन है, तो यहाँ पे एम का न्यूनतम मान कितना है तो 140 है, एम का न्यूनतम मान 140 है और फिर 170 पे जा रहा है, तो 170 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो एम का मान 30 आ गया। उसके बाद में ओ देख लो भी, ओ वाला है वो आपका डायग्राम कौन सा हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी ओ की। तो न्यूनतम मान कितना है इसका, तो न्यूनतम मान 120 है और 120 में से 130 जाएगा तो 10 बचेगा भी। और उसके बाद में पी देख लो भी, पी वाला ये है, तो पी वाली लाइन है वो ये आ जाएगी। तो यहाँ पे न्यूनतम मान कितना है इसका 100 है और अधिकतम मान कितना है इसका 160 है भी, यानी अधिकतम मान इसका 160 है, तो 160 में से 100 जाएगा तो 60 बचेगा। तो ये इसने पूछा भी प्रास सर्वाधिक होनी चाहिए, प्रास सर्वाधिक यानी अधिकतम और न्यूनतम का जो मान है वो सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा मान है वो आपका पी के अंदर आ रहा है भी, सबसे ज्यादा मान पी के अंदर आ रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा पी हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे आपको पूछा है भी किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, तो सबसे ज्यादा वर्षा है वो कहां पे दर्ज की गई है, तो वो आप काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो 2005 के अंदर देखो भी, 2005 के अंदर सारी की सारी जो लाइनें हैं वो ऊपर की ओर जा रही है 2005 के अंदर, बाकी सभी के अंदर है वो नीचे ही है। 2005 के अकॉर्डिंग अपन देखूं तो 2005 के अंदर है वो सारी की सारी लाइनें हैं वो ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे 2005 के अंदर है वो क्या सबसे ज्यादा वर्षा हुई है। सभी को काउंट कर लो 2005 वाले को, फिर 2004 वाले को काउंट कर लो, 2003 वाले को, 2002 वाले को, 2001 वाले को, सभी को जोड़ लो, फिर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है योग, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है क्रिकेट का बल्ले के साथ में वही संबंध है, क्रिकेट बल्ले से खेला जाता है, तो टेनिस है वो रैकेट के साथ में खेला जाता है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी 13, 25, 49, 97 आगे क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो इसके अंदर है वो यहाँ पे 13 से 13 2 26 यानी 12 जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 24 जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे कितना जोड़ दिया 48 जोड़ दिया, और फिर कितना जोड़ेगा 48 2 96 यानी दुगना जोड़ रहा है, 12 का दुगना 24 जोड़ा, फिर 24 का दुगना 48 जोड़ा, फिर 48 का दुगना 96 जोड़ेगा, तो 97 के अंदर 96 जोड़ेगा तो 13 9 9 18 और 19 यानी 193 आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखो भी, यदि मोहन सोहन से लंबा है, मोहन है वो सोहन से लंबा है, रमेश मोहन से लंबा है, रमेश है वो मोहन से लंबा मोहन से छोटा है भी, मोहन से छोटा है, रमेश है वो मोहन से छोटा है, और संगीता और तुलिका से लंबी है, संगीता तुलिका से लंबी है, तो संगीता है वो टी से तुलिका से लंबी है, लेकिन मोहन से छोटी है, लेकिन सोहन से छोटी है, तो यहाँ पे संगीता यहाँ पे आ जाएगी और तुलिका यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि एस से सोहन है और एस से संगीता है भी, तो ये संगीता और तुलिका तो दोनों क्या है सोहन से छोटी है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, फिर सबसे लंबा तो आपका मोहन ही होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये आता है 3 पे 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 कितने होते हैं 19 होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ऐसा आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक के अंदर है वो 4 4 बढ़ा रहा है अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रकृति से प्राकृतिक बन गया, प्रकृति है वो प्राकृतिक देती है, तो पोषण से पोषित होता है भी, पोषण से पोषित होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी प्रकृति से प्राकृतिक बन गया तो पोषण से फिर पोषित बनेगा, इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, राम की आयु सोहन की आयु की दुगनी है,
राम की आयु सोहन की आयु से दुगुनी है, तो सोहन की आयु से दुगुनी है, तो इसका मतलब राम ऊपर होगा भी, 2r लिख दो और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में लेकिन रोहन की आयु की आधी है, लेकिन रोहन की आयु की आधी है, तो यहां पे इसका फिर ये 4RON हो जाएगा भी, रोहन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब राम की आयु सोहन से तो दुगनी है लेकिन रोहन से आधी है, तो यानी इसकी 4 यानी इसकी 4 गुनी है, तो यानी ये इसका आधा हो गया एक प्रकार से। उसके बाद में रवि की आयु सोहन की आयु की आधी है, रवि की जो आयु है वो सोहन की आयु की आधी है, तो इसका मतलब 1/2 लिख दो और RAVI किसके अकॉर्डिंग, यहां पे सोहन के अकॉर्डिंग रवि की। उसके बाद में लेकिन रोहित की आयु की दुगनी है, लेकिन रोहित की आयु की दुगनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रोहित है वो रवि से फिर छोटा होगा भी, रोहित की आयु की दुगनी है, तो इसका मतलब 1/4 लिख दो यहाँ पे, और ये रोहित लिख दो। आगे इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो रोहन होगा भी, रोहन है वो इनमें से सबसे बड़ा है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, वो आपको असंगत बताना है भी। नवीनतम, मूल, अद्वितीय और सम्मान, समान है वो क्या है, एक प्रकार से अलग हो जाएगा भी। बाकी सारे के सारे है वो एक प्रकार से शब्द की बात करें भी, नवीनतम है, मूल है, अद्वितीय है, यानी शब्द की एक प्रकार से प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, एक प्रकार से क्या है, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं भी, ये अद्वितीय है, मूल है यानी ओरिजिनल हो गया, और नवीनतम यानी नया आया है, तो इस प्रकार से उसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं। लेकिन समान एक प्रकार से इक्वल लेके चलता है, तो यहाँ पे 4 नंबर है वो क्या है, इसमें असंगत हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे देखो भी इसकी भुजा कितनी है, 4 प्लस में इसकी भुजा 4 और इसकी भुजा 4 यानी 8 हो गया। इसी प्रकार से 5, 5 और 5, इसकी भुजा 5 है, जोड़ दिया 15 हो गया। तो यहाँ पे देखो भी 2, 2 और 2, तभी क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो देख लो 4 और 5 9, 9 और 2 11, तो इसका आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये जो सर्कल है ना, इसका अर्थ हो गया 2, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 5 दोस्त राम, शिव, सुनील, रवि और रोहन एक ट्यूशन बेंच पे है। राम सोहन से बड़ा है, राम है वो सोहन से बड़ा है, तो सोहन के ऊपर आ गया। रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, रवि RAVI और SHVI शिव, ये क्या है SHVI शिव, सुनील से क्या है, बड़े हैं। जिनकी आयु राम और जिनकी किसके लिए आता है, हमेशा दूसरे के लिए या फिर पास वाले के लिए आता है, यानी ये सुनील के लिए आया है। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, ये राम है और ये आपका रवि है, इनके बीच में किसकी आयु आएगी, तो इनके बीच में आपकी सुनील की आयु आएगी, उनके बीच में सुनील की आयु आएगी। यदि उन सभी को उनकी आयु के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उनको अगर सभी को आरोही क्रम में यानी छोटा बड़ा बड़ा इस प्रकार से छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मध्य में कौन आएगा ये आपको बताना है। तो मैं अगर बात करूं भी, सबसे छोटा है वो श्याम कर दूं, सबसे छोटे श्याम, और उसके बाद में राम आ गया, और उसके बाद में सुनील आ गया, और उसके बाद में आपका रवि आ गया, ठीक है, और उसके बाद में शिव आ गया भी, और उसके बाद में आपका शिव आ जाए, तो यहाँ पे बीच में कौन आएगा, तो बीच में सुनील आएगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। अब रवि और शिव आपस में बड़े हैं या फिर छोटे, ये तो आपको नहीं बताया गया, लेकिन इस जो ये कंडीशन दे रखी है ना, जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, यानी सुनील की जो आयु है ना वो राम और रवि के बीच में तभी आ सकती है जब है वो आपका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें शिव सबसे बड़ा होगा, तभी है वो राम और रवि के बीच में आपका सुनील आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में कौन आ जाएगा, सुनील आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर 1 से 1 बढ़ा दिया 2 हो गया, फिर 1 बढ़ा दिया 3 हो गया, फिर 1 बढ़ा दिया तो 4 यानी डी आ जाएगा। y में से 2 घटा दिया, y आता है 25 पे, 25 में से 3 घटाया 22, 22 में 3 घटाया 19, और 19 में 3 घटा दो, 19 में 3 घटाओगे तो 16, 16 पे आ जाएगा p। इसी प्रकार से d में से d आता है 4 पे, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 पे आ जाए। यानी पहले के अंदर है वो 1 1 जोड़ रहा है, दूसरे के अंदर 3 3 घटा रहा है, और तीसरे के अंदर क्या कर रहा है, 2 2 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और
2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे भी, 11 और 3 14, 14 पे आ जाएगा n, यानी प्रत्येक के अंदर 3 3 बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने एक और पेपर सोल्व किया है भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 18 जनवरी 2021 को, जो 3 बजे पेपर हुआ था, उस पेपर का नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।